देखा जा रहा है कि ये जिस कंपनी से इन्होंने हेलीकॉप्टर में ये बैठे थे वहां से इनकी इंफॉर्मेशन दी जाएगी कि ये कहाँ से आए थे। और दूसरी बात, जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने भी शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं और एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और जांच के आदेश भी दिए हैं कि किस प्रकार से ये हादसा हुआ है। क्योंकि जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि विजिबिलिटी नहीं थी, इस वजह से ये पोल से टकराया और फिर नीचे की तरफ गिरा, क्योंकि केदारनाथ से नीचे की तरफ ये हेलीकॉप्टर आ रहा था। तो ऐसे में अब ये देखना ये होगा कि जब विजिबिलिटी नहीं थी तो फिर किस प्रकार से हेलीकॉप्टर ने उड़ान भरी, क्योंकि वो प्रिकॉशनरी नहीं लिया जाता है कि जब विजिबिलिटी ना हो तो आप हेलीकॉप्टर की उड़ान अमूमन नहीं भर सकते। ये स्ट्रिक्ट जो निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसका फॉलो वहाँ पे अगर नहीं किया गया है तो निश्चित तौर पर इसके खिलाफ, कंपनी के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। जी चंद्रशेखर, अभी तक क्या इस तरह की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये कौन लोग हैं, कहां से आए हैं? और जो बात आप कह रहे हैं कि जब मौसम खराब होता है तो इस तरह के उड़ान की परमिशन नहीं मिलती है, तो एकदम स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि कुछ चूंकि ये हाई एल्टीट्यूड का एरिया है और घाटियों के बीच में से आपके हेलीकॉप्टर को होकर के गुजरना है, और अगर आप हेलीकॉप्टर की कोई भी दुर्घटना अगर होती है तो जान बचने की संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। और आप समझ सकते हैं कि पहाड़ी इलाके में इस प्रकार की घटना का होने का मतलब काफी गंभीर परिणाम उसके हो सकते हैं, जान माल की हानि ज्यादा हो सकती है। इसलिए ये गाइडेंस जो है अपनाई गई थी। और इसमें ये भी कहा जाता है कि हेलीकॉप्टर जो है वो जब उड़ेगा, उड़ान भरेगा, तो उसमें कितना वेट होना चाहिए उसको भी ध्यान में रखा जाता है। न केवल सवार जो यात्री है उनका, बल्कि जो सामान है उसमें भी 2 किलो से ज्यादा की वेट उसमें आपको ले जाने की प्रिकॉशंस होती हैं। उसके अलावा देखा जाता है कि वेदर कंडीशन अगर इस लायक है कि उड़ान भरी जा सके तो ही आपको इजाजत दी जाती है कि आप उड़ान भर सके। और दोनों ही जगह, केदारनाथ से नीचे फाटा या गौरीचट्टी की तरफ, या फिर दोनों ही जगहों पे आपस में कम्युनिकेशन रखा जाता है, क्योंकि दोनों ही जगहों का वेदर में काफी अंतर आपको देखने को मिलेगा। केदारनाथ के जो ऊपर का जो इलाका है वो हाई एल्टीट्यूड का है और वहां पर कुछ कुछ समय में बारिश होती रहती है, बादल आते रहते हैं, और ऐसे में आपको बहुत कम विंडो मिलती है। विंडो का मतलब ये हुआ कि क्लियर मौसम जो है वो बहुत कम मिल पाता है आपको कि आप उसमें अपने उड़ान भर सके। अगर सन बहुत ज्यादा है और धूप बहुत तेजी से पड़ रही है तो आपको अमूमन आप ज्यादा से ज्यादा कर पाते हैं। एक 15 मिनट का ही आपका रास्ता होता है जिसमें आपको जॉब जी चंद्रशेखर, गृहमंत्री अमित शाह ने भी ट्वीट किया है कि केदारनाथ में श्रद्धालुओं को ले जा रहे हेलीकॉप्टर के क्रैश की घटना बहुत दुखद है। इस दुर्घटना में जिन लोगों की जान गई है उनके परिवार वालों के साथ उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ईश्वर उन्हें ये दुख सहने की शक्ति दे। चंद्रशेखर, जैसा कि आप कह रहे थे कि सख्त गाइडलाइंस हैं, यानी कि जिस कंपनी का ये हेलीकॉप्टर रहा और जो लोग रहे ये महज लापरवाही, लेकिन लापरवाही जो मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए हैं, लापरवाही क्या राज्य स्तर पर भी दिखाई देती है? देखिए, 2 चीजें हैं, मैं आपको बताऊं कि एक तो ये हो सकता है कि जहाँ से जब उड़ान भरी गई हो और उसके बीच में मौसम खराब हुआ, लेकिन क्योंकि ये कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे या कुछ ही दूरी पर जाने के बाद ये क्रैश ये हुआ है, तो उसका मतलब ये माना जा सकता है। और हम देख रहे हैं विजुअल्स में कि किस प्रकार से विजिबिलिटी वहां पर नहीं है, और इसलिए मुख्यमंत्री ने भी जांच के आदेश दिए होंगे, क्योंकि आप जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत अगर आपकी विजिबिलिटी नहीं है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा। और अगर जैसे हम विजुअल से देख पा रहे हैं कि उसमें विजिबिलिटी नहीं दिख रही है, अब नहीं दिखने के बावजूद भी अगर ये सॉर्टी हुई है या फिर यह हेलीकॉप्टर उड़ा है, उसने उड़ान भरी है, तो निश्चित तौर पर ये जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया, ये एक कारण हो सकता है। और अगर ऐसा कुछ रहा होगा तो निश्चित तौर पर इसमें सख्त इसमें कार्रवाई की जा सकती है कंपनीज को। और यहाँ एक नहीं, कम से कम दर्जनों ऐसी कंपनीज हैं जो कि वहां पर हवाई यात्राएं करवा रही हैं लोगों को, और काफी चीप लोगों को पड़ रहा है। काफी सारे जो लोग हैं वो इसमें यात्रा में इसमें सफर कर रहे हैं। और ये जो पीक नहीं है ऋतु, पीक होता है मई के जो टाइम पे, जून के टाइम पे, और अब ये अप्रत्याशित रूप से जिस प्रकार से भीड़ केदारनाथ की तरफ आ रही है या बद्रीनाथ की तरफ आ रही है, उससे वहां के जो लोग हैं वो भी काफी उत्साहित हैं कि अचानक से इतनी ज्यादा भीड़ इस मौसम में अमूमन देखने को मिलती नहीं है। अब लोग लगातार हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर रहे हैं ऊपर की तरफ जाने के लिए, क्योंकि नीचे से जो ऊपर की तरफ जाने का जो पैदल मार्ग है वो कम से कम 5 से 6 घंटे का है। तो अब जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, वो इस हेलीकॉप्टर की सुविधाओं को लेते हैं, या जो अक्षम लोग हैं
जो दिव्यांग हैं वो हेलीकॉप्टर की सुविधाओं का प्रयोग करते हैं। और ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि जब ये जो 6 लोगों की जो मृत्यु हुई है इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। तो अब ये देखना होगा कि जब आप इतनी सारी जान को आप लेकर के जा रहे हैं, जिंदगियां लेकर के जा रहे हैं, तो कम से कम और ऐसे इलाकों में जहां पर दोनों ही तरफ घाटियां हैं, नीचे खाई, गहरी खाई है, नदी है और नीचे गिरते ही आपको जानमाल की मैक्सिमम जो है वो हानि उठानी पड़ सकती है। तो इतने बड़े जब जो हाई रिस्क पे आप चीजों को लेकर के जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो किया जाना बहुत जरूरी है। और वो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस है, इवन वो जो यात्री सवार हैं हेलीकॉप्टर पे होते हैं उनको भी गाइडेंस दी जाती है। और आपको हैरानी होगी कि जो वेट मैनेजमेंट सेंटर की बार बार मैं बात कर रहा हूँ उसमें भी ये है कि जो पतले व्यक्ति हैं उनको आगे बिठाया जा रहा है और जो हाई वेट हैं उनको पीछे की तरफ बिठाया जाता है। तो ये पूरा गाइडलाइंस, पूरा मैनेजमेंट इसमें किया जाता है, एक एक चीज का इसमें ध्यान रखा जाता है। और अगर इसके बावजूद भी, इतनी प्रिकॉशंस के बावजूद भी अगर ये हादसा होता है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें जो कोताहियां हैं वो बरती गई हैं और गाइडलाइंस को फॉलो शायद नहीं किया गया है, जिसके कारण ये हादसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल चंद्रशेखर, मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दे दिए हैं। ये गलती, ये चूक प्रशासन के स्तर पर हुई है या फिर हेलीकॉप्टर जिस कंपनी का है उससे किसी तरह की लापरवाही हुई है, इसमें लगा प्रशासन का कोई रोल नहीं, जितना रोल नहीं होता है, क्योंकि प्रशासन ने जो गाइडलाइंस दी हैं वो गाइडलाइंस कंपनीज को फॉलो करनी है। कंपनीज को वहां पर कोशिश करनी है कि जो चीजें कही गई हैं उसको फॉलो करे। प्रशासन ने अपनी तरफ से मुस्तैदी वहां पर दिखाई है कि सीआरएफ की टीमें वहां पर पहुंची है और जो सुविधाएं हैं वहां पर जो रेस्क्यू सेवाएं हैं वो वहां पर दी जा रही हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्राइवेटाइजेशन हुआ है और जिस प्रकार से निश्चित तौर पर सरकार अब हाई सेवाएं इतनी ज्यादा नहीं दे सकती है, तो जो प्राइवेट कंपनीज को उसमें रखा गया है तो इनको भी पूरी तरीके से ये जो प्रशिक्षण वहां पर दिया गया होगा, जो पायलट्स हैं उनको दिया गया होगा और ये जो गाइडलाइंस वहाँ पे फॉलो की गई है, तो प्राइवेट कंपनीज जो है, जो निजी कंपनियां हैं, उनको निश्चित तौर पर ये देखना होगा कि वो जो गाइडेंस वहाँ पे दी गई है उसको फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर अगर इसमें कोताही बरती जाती है तो प्रशासन, तो इस पे फिर प्रशासन सख्त कदम उठाएगा कि अगर कंपनियां इस तरह का उल्लंघन उन दिशा निर्देशों का कर रही हैं जो लोगों की सुविधा के लिए तैयार की गई है कि हेलीकॉप्टर से लोग केदारनाथ के दर्शन कर सकते हो, इस सुविधा को शुरू किया गया। लेकिन आज जो हादसा हुआ है वो ये बताता है कि जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनका उल्लंघन हुआ है। जांच आने पे पता चलेगा असल में गलती कहां हुई है, चूक कहां हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब देखते रहिए डीडी। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम भी इस महोत्सव में भाग लें। सड़क पर रहते हुए बच्चों को आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी आप ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये आपका देश के प्रति कर्तव्य है कि आप एनसीपीसीआर के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। देश के नव निर्माण में अपना योगदान देने के लिए सड़क पर रह रहे बच्चों को काउंसलिंग की सेवा, मेडिकल सेवा या किसी भी प्रकार की मदद पहुंचाने के लिए एनजीओ, सीएसओ, हायर एजुकेशन, टेक्निकल इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस एवं यूनिवर्सिटीज, फाउंडेशन, सोसाइटी, ट्रस्ट सब एनसीपीसीआर के बाल स्वराज पोर्टल पर खुद को संगठन या संस्था के रूप में रजिस्टर करें। ये बच्चे ही देश का भविष्य हैं और देश के भविष्य की रक्षा करना आपका और हमारा कर्तव्य है। पैसाबाजार.com पर लोएस्ट इंटरेस्ट रेट वाला लोन भी है और मैक्सिमम लोन अमाउंट वाला भी। ये सब और बहुत सारे लोन ऑप्शंस मिलेंगे सिर्फ पैसाबाजार.com पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित होने वाली 90वीं इंटरपोल महासभा की बैठक को संबोधित करेंगे। ये बैठक 21 अक्टूबर तक चलेगी। बैठक में इंटरपोल के 195 सदस्य देशों के प्रतिनिधिमंडल शामिल होंगे। इनमें विभिन्न देशों के मंत्री, पुलिस प्रमुख, राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के प्रमुख और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल होंगे। गौरतलब है कि महासभा इंटरपोल की सर्वोच्च शासी निकाय है और इसके कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए वर्ष में एक बार ये बैठक होती है। लगभग 25 वर्षों के अंतराल के बाद भारत में इंटरपोल महासभा की बैठक हो रही है। इस अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, इंटरपोल के अध्यक्ष अहमद नासर अल राइसी और महासचिव जुर्गन स्टॉक भी मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर स्थल पर निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे।
पीएम इस अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित भी करेंगे। लोथल हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था। ये परिसर करीब 3,500 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। इसका निर्माण इस वर्ष मार्च में शुरू हुआ था। लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक प्रमुख शहर है और यह मानव निर्मित प्राचीनतम पोतगा की खोज के लिए जाना जाता है। लोथल में ये परिसर देश के ऐतिहासिक विरासत और धरोहर के प्रति यथोचित श्रद्धांजलि होगी। ये अपनी तरह की अनूठी परियोजना होगी जिसमें न केवल भारत की समृद्धि और विविध समुद्री विरासत प्रदर्शित की जाएगी, बल्कि लोथल को विश्व स्तर का अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र बनाने में भी मदद मिलेगी। और अब बात ताजा खबर की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने देश भर में आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू की है। जांच एजेंसी की यह कार्रवाई दिल्ली समेत 50 जगहों पर हो रही है। एनआईए ने भारत और विदेशों में स्थित आतंकवादियों, गैंगस्टरों और ड्रग तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक्शन लिया है और पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक की गई छापेमारी में कई हथियार बरामद किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने बीते दिनों यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज किए थे। उन्हीं मामलों को संज्ञान में लेते हुए एनआईए ने एक्शन लिया है। दरअसल जांच में सामने आया कि विदेशों में बैठे गैंगस्टर और हिंदुस्तान की अलग अलग जेलों में बंद गैंगस्टर अपना एक अलग लेवल का नेटवर्क चला रहे हैं और लगातार वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जांच में ये भी सामने आया कि इन गैंगस्टर्स के लिंक आतंकी संगठनों से भी हैं। ये गैंगस्टर्स बड़े पैमाने पर लोगों के बीच आतंक पैदा करने के लिए और वारदातों को प्रचारित कर साइबर स्पेस का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं जो गैंगस्टर्स विदेश भाग गए हैं वो वहीं से ऑपरेट कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, कनाडा, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया सहित विदेशों से अपना गैंग चला रहे हैं। ये गिरोह ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के जरिए आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए फंड भी जुटा रहे हैं। इनके पूरे नेटवर्क को खत्म करने के लिए आज एनआईए ने फाजिल्का, फरीदकोट, मुक्तसर साहब, मोगा, तरन तारण, अमृतसर, लुधियाना, चंडीगढ़, पंजाब के मोहाली जिले, पूर्वी गुरुग्राम, भिवानी में 50 स्थानों पर लगभग छापेमारी की है। हरियाणा के यमुनानगर, सोनीपत और झज्जर जिले, वहीं राजस्थान के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले और दिल्ली एनसीआर के द्वारका, आउटर नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और शाहदरा में छापेमारी की जा रही है। बताया जा रहा है कि एनआईए को आज तलाशी के दौरान 6 पिस्टल, 1 रिवॉल्वर, 1 शॉटगन और गोला बारूद बरामद किया है। इसके अलावा ड्रग्स, नकदी, आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बेनामी संपत्ति के कागजात, धमकी के से भरे खत एनआईए ने जब्त किए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में आतंक को फैलाने के लिए विदेश से पैसा लाकर आतंकियों तक पहुंचाया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों की नजर इस नेटवर्क पर खास तौर से है। और नीरज हमारे साथ फोन लाइन से जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत ही गहरी साजिश का पर्दाफाश एनआईए अपने इन छापेमारी से कर रहा है। ऋतु, आप सही कह रही हैं कि ये आप देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर ये एक कॉन्स्पिरेसी थी जिसमें आतंकवादी, गैंगस्टर और ड्रग्स जो तस्कर हैं इनके बीच एक गठजोड़ है और इस गठजोड़ के बारे में एनआईए को जानकारी मिली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने भी इसमें कार्रवाई करी थी। जब आप अगर पता होगा कि पंजाब के अंदर जब सिद्धू मूसेवाला का मर्डर किया गया था संगीतकार का, उस समय जब पुलिस जांच कर रही थी इस मामले की, तो ये निकलकर सामने आया था कि कुछ आतंकवादी संगठन, खासतौर से खालिस्तान सपोर्टर आतंकवादी संगठन है, वो इस हत्या के पीछे उनकी एक भूमिका थी। और इसके अलावा जो गैंगस्टर हैं, चाहे हम लॉरेंस बिश्नोई गैंग की बात करें, इसके अलावा नीरज भवाना जो गैंग है उसकी बात करें, काला जेटली की बात करें, तो आतंकवादियों के साथ एक गठजोड़ इनके बीच में पनप रहा है और आतंकवादी बड़े पैमाने पर पैसा इन तक पहुंचाते हैं, हथियार पहुंचाते हैं और उस पैसे और हथियार का जो प्रयोग है ये लोग हत्याओं में कर रहे हैं, कई सारी वारदातों को अंजाम देने में कर रहे हैं। इसके अलावा लोगों से जो पैसा है वो वसूल कर रहे हैं। 50 से ज्यादा, ऋतु आप देखें तो जो लोकेशन है जिन पर छापेमारी की जो कार्रवाई है वो इस समय चल रही है। झज्जर में भी जो एनआईए की टीम पहुंची थी और गैंगस्टर
जो नरेश सेठी है उसके ठिकाने पर भी सुबह 4 बजे से ही वहां पर एनआईए ने छापेमारी की कार्रवाई की और कई सारी जो कह सकते हैं कि चीजें वहां से बरामद हुई हैं, जो बताता है कि आतंकवादी और ये गैंगस्टर किस तरह से गठजोड़ कर रहे थे और खासतौर से ड्रग्स का जो पैसा है वो किस तरीके से आतंकवादियों तक पहुंच रहा था और आतंकवादियों के मार्फत इन गैंगस्टरों तक पहुंच रहा था। तो ये एक बड़ा गठजोड़ था जिसके बारे में एनआईए ने पहले भी छापेमारी की कार्रवाई करी थी। आपको पता होगा 12 सितंबर को 50 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए ने छापे मारे थे, जिसमें दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान जगह थी, जहां पर छापेमारी में कई सारे दस्तावेज भी बरामद हुए थे, हथियार भी बरामद हुए थे। और यहाँ पर भी जो छापेमारी की कार्रवाई चल रही है बड़े पैमाने पर, आपने खुद जिक्र किया है कि पिस्टल और जो लोकल मेड जो हथियार हैं वो बरामद हुए हैं, गोला बारूद है, बड़े पैमाने पर कैश मिला और इसके अलावा कई सारे ईमेल ऐसे मिले हैं जो बताते हैं कि आतंकवादी और जो गैंगस्टर हैं उनके बीच में एक गठजोड़ है और आतंकवादी इस गठजोड़ को धीरे धीरे अगर आप देखें तो पूरे देश में फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि एनआईए इस पर लगातार कार्रवाई कर रहा है और एक तरह से इस चैन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। ऋतु जी, नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस पूरी जानकारी के लिए। एनआईए द्वारा 50 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी लगातार जारी है। एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश करने की प्रक्रिया में एनआईए दिखाई दे रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश के बैतूल में एसटीएफ ने हथियारों की तस्करी में जुटे गैंग के 3 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 18 पिस्तौल पकड़ी गई हैं। मध्य प्रदेश एसटीएफ के आईजी संजय कुमार पाठक के मुताबिक गिरफ्तार तीनों आरोपी पिस्तौल को पंजाब के लुधियाना जिले में बेचना चाहते थे। पहले भी ये लोग इस तरह से पिस्तौल बेच चुके हैं। मामले में आगे की जांच जारी है। दिल्ली की एक सीबीआई अदालत ने बिहार के उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव को सार्वजनिक मंचों पर जिम्मेदारी से और सोच समझकर बयान देने का निर्देश दिया है। आईआरसीटीसी घोटाला में तेजस्वी यादव की जमानत रद्द करने के सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यह निर्देश दिया। सीबीआई की याचिका पर अदालत ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा है। दरअसल सीबीआई की कार्रवाई पर तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या सीबीआई वालों के परिवार नहीं होते, उनकी मां नहीं होती या उनकी बहन नहीं होती। सीबीआई ने कोर्ट में तेजस्वी के इसी बयान को धमकी के तौर पर लेते हुए कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारियों को धमकी दी जा रही है तो आम लोगों का क्या होगा। सीबीआई ने तेजस्वी यादव के इसी बयान को बार बार पढ़ा और कहा कि कैसे वो जांच प्रभावित करने का तरीका है। हालांकि कोर्ट ने कहा कि इस मामले में जमानत रद्द करने का कोई विशेष आधार नहीं है। कोर्ट ने कहा अदालत मामले में जल्द विस्तृत आदेश पारित करेगी। मंगलवार को डिफेंस एक्सपो 2022 की गुजरात के गांधीनगर में शुरुआत हो रही है। इस बार डिफेंस एक्सपो के इस 12वें संस्करण की थीम है पाथ टू प्राइड, यानी गौरव का पथ, जो रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने की भारत की प्रतिबद्धता है। भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता 12वें डिफेंस एक्सपो से इतर आयोजित की जा रही है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वार्ता का व्यापक विषय भारत अफ्रीका रक्षा और सुरक्षा सहयोग के तालमेल और सुदृढ़ीकरण के लिए रणनीति अपनाना होगा। चीन के इस क्षेत्र में अपनी सामरिक उपस्थिति का विस्तार करने के प्रयासों के बीच भारत पिछले कुछ वर्षों में अफ्रीकी महाद्वीप के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग बढ़ा रहा है। फरवरी 2020 में डिफेंस एक्सपो के इतर लखनऊ में पहली बार भारत और अफ्रीका के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। हर 2 साल पर होने वाला एशिया का ये सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी का पिछला आयोजन साल 2020 में लखनऊ में हुआ था। भारत और अफ्रीका के बीच साइबर स्पेस तथा आतंकवाद से मुकाबले के क्षेत्र में आपसी सहयोग की संभावना तलाश करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के गांधीनगर में शुरू हो रहे डेफ एक्सपो में अफ्रीकी देशों के अपने समकक्षों के साथ एक बैठक की। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत और अफ्रीका के बीच के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में चर्चा की। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत आपसी हित के क्षेत्रों में अफ्रीकी देशों के साथ मिलकर काम करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि अफ्रीकी देशों की रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत तैयार है। India and Africa share a rich history of political, economic and cultural links. The feeling of solidarity, mutual trust and confidence born in the days of colonialism continues to drive India-Africa cooperation to this day. India has been one of the strongest advocates
of African decolonization and has worked for the end of racist and apartheid regimes of the past. As a nation, we have great respect and affection for our African brothers and sisters. जम्मू कश्मीर के शोपियां में देर रात आतंकियों ने 2 श्रमिकों को गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने घर में सो रहे श्रमिकों पर पहले ग्रेनेड से हमला किया, इसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये दोनों मजदूर उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले के हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर तलाशी अभियान चलाया है। सुरक्षा बलों ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा भी है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। सीजीआई सीट के अंदर से ग्रेनेड थ्रो किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के 2 मजदूर थे मारे गए, और उसमें से जो थ्रो किया ग्रेनेड किया है हैवी टेररिस्ट है, और उसको हम लोग रात में पकड़ लिए। और बहुत सारे ऐसा एविडेंस मिला है जिससे प्रूव होता है कि उसने ग्रेनेड थ्रो किया है, उन्होंने कन्फेस भी कर लिया है। जो हाईलाइट बता रहे हैं वहाँ सर्च कर रहे हैं, और बहुत जल्दी जो मेन कल्प्रिट टेररिस्ट जो है जिसके लिए काम करता है ये लश्कर तैयबा का दानिश हो गया, चाहे यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कमांडर आबिद हो गया, इसको भी जल्दी न्यूट्रलाइज करेंगे। शोपियां में 2 श्रमिकों की हत्या के विरोध में जम्मू में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से समुचित सुरक्षा की मांग की। शोपियां जिले में ही आतंकियों ने 2 दिन पहले एक कश्मीरी पंडित की हत्या कर दी थी। जिले के चौधरी गुंड इलाके में शनिवार को आतंकियों ने कश्मीरी पंडित को उस समय गोली मार दी जब वह घर के बाहर अपने बगीचे की तरफ जा रहे थे। हमले के बाद आतंकी घटनास्थल से फरार हो गए। और अब नजर डालते हैं कुछ अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की आज शाम बैठक है। बैठक में हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों को तय करेगी। बैठक के बाद जल्द ही बीजेपी हिमाचल विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगी। भाजपा कोर समूह की बैठक कल दिल्ली में हुई, जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, महासचिव बीएल संतोष, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भाग लिया। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव 12 नवंबर को होंगे। सभी 78 सीटों के लिए नामांकन भरने का काम कल अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो गई है। वर्ष 2017 में हुए पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 44 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत मिला था। कांग्रेस को केवल 21 सीटें मिल पाई थी। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस भारत के 3 दिवसीय दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। इस साल जनवरी में अपना दूसरा कार्यकाल संभालने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। अपनी यात्रा के दौरान एंटोनियो गुटेरेस मुंबई में 26/11 को हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। वह आईआईटी मुंबई में इंडिया एट 75 संयुक्त राष्ट्र भारत भागीदारी दक्षिण सहयोग विषय पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासचिव 20 अक्टूबर को गुजरात के केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूएनएसडी मिशन लाइफ पुस्तिका, प्रतीक चिन्ह और टैगलाइन का शुभारंभ भी करेंगे। वे गुजरात के मोढेरा में सौरग्राम और सूर्य मंदिर का भी दौरा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार विदेश मंत्री एस जयशंकर G20 की भारत की अध्यक्षता और बहुपक्षवाद सहित विभिन्न विषयों पर गुटेरेस के साथ विचार विमर्श करेंगे। और आइए अब देखते हैं कुछ अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के उड्डयन मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि 6 साल में 70 नए प्रोजेक्ट उड़ान योजना के तहत शुरू किए गए हैं, जिससे आज आम आदमी भी हवाई जहाज में सफर कर सकता है। 6 सालों में हमने 70 नए एयरपोर्ट उड़ान योजना के तहत बनाए हैं। करीब 2,10,000 फ्लाइट्स उड़ान योजना के तहत ही उड़ पाई और करीब 1,10,00,000 यात्री उड़ान योजना के तहत सफर कर पाए। मतलब ऐसे लोग जो पहले
कल्पना ही नहीं कर पाते थे, who could never think and dream of being able to travel by air, have been able to travel by air because of the viability gap funding that we have put in place with Udan Yojana. An additional fact on that, जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, उड़ान योजना के तहत we have been able to connect multiple new centers and states. ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पर अगले 4 सालों में 95,000 करोड़ के निवेश की योजना है, जहां खास तौर पर निजी और सरकारी क्षेत्र में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विकास किया जा रहा है। हमारी एक बहुत बड़ी परियोजना है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स बढ़ाने की भी, और इसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अगले 4 सालों में करीब 95,000 करोड़ की योजना है, संयुक्त रूप से सरकार की एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर और निजी क्षेत्र की कंपनियों को लेकर। 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का हम लोगों का अनुमान है, और ब्राउनफील्ड जो वर्तमान की एयरपोर्ट्स हैं उनकी वृद्धि भी हम लोग करने जा रहे हैं। मुंबई हवाई अड्डे का रनवे आज सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक मरम्मत कार्यों के लिए बंद है। इस वार्षिक गतिविधि के कारण कई उड़ानों का समय बदला गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के अधिकारियों ने बताया कि मरम्मत कार्य आज दोनों रनवे पर किया जाएगा। आइए सीधे चलते हैं दिल्ली के प्रगति मैदान, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। इंटरपोल की 90वीं महासभा की बैठक को आज प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, जिसे आमतौर पर इंटरपोल के नाम से जाना जाता है, इसका मुख्यालय लियोन फ्रांस में है। भारत समेत इसके कुल 194 सदस्य देश हैं। भारत लगभग 25 साल के बाद एक बार फिर इंटरपोल महासभा का आयोजन कर रहा है। विकास सारथी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विकास, भारत का आजादी का 75वां साल किस तरह से खास है इंटरपोल महासभा का आयोजन भारत में? जी ऋतु, बिल्कुल ये आजादी का अमृतकाल जो हम मना रहे हैं उसी के तहत जो एक बहुत अहम बैठक होती है सालाना, जो जनरल असेंबली की बैठक होती है इंटरपोल की, वो इस साल आप बता रहे थे कि दिल्ली में हो रही है। बिल्कुल, और इसमें 195 देशों के सदस्य हिस्सा लेते हैं। इस बार जब भारत में ये बैठक हो रही है तो तकरीबन 2000 डेलीगेट्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं हिस्सा लेने के लिए। आमतौर पर इसमें जो पुलिस प्रमुख होते हैं इन देशों में वो इसमें हिस्सा लेते हैं। जो एजेंसियों के प्रमुख होते हैं वो इंटरपोल की इस तरह